हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हम बायोमोलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी के नीट के क्रैश कोर्स में। तो आज की उसकी लेक्चर सीरीज की नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि पायरेनोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये समझने वाला, फ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। एज यू रिमेम्बर, जो पायरेनोज होता है उसके अंदर 6 मेंबर की रिंग होती है, वेयर एज फ्यूरेनोज के अंदर 5 मेंबर की रिंग होती है। पहला डिफरेंस, पायरेनोज के अंदर आपके 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन था, वेयर एज फ्यूरेनोज के अंदर हम पढ़ेंगे 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन। So let's start with understanding of the Furano structure. आपको याद होगा OH, H, OH, OH, then CH2OH, ये हमारा हो जाता है CH2OH and this is CHO. That means it is the open chain of glucose. And this open chain of glucose का हमने पायरेनो स्ट्रक्चर बनाया था, ये था हमारा पायरेनो स्ट्रक्चर। अब अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था जो एनोमेरिक कार्बन होता है उसमें आपका अल्फा या बीटा दोनों चीजें हो सकती हैं। अल्फा कब होता है? जब OH नीचे होता है, और बीटा कब होता है? जब OH ऊपर होता है। अब अगर आप यहाँ देखोगे, इन्होंने OH को साइड में लिख दिया, दैट मीन्स दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा पायरेनोज। तो आपका अल्फा प्लस बीटा दोनों चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। ये स्ट्रक्चर तो आई होप मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कैसे बना था, ये आप लोगों को याद होगा हमने कैसे बनाया था। अगर नहीं याद होगा तो आप इससे पहले वाला पार्ट देख सकते हैं, आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। अब हम चलते हैं फ्यूरेनो स्ट्रक्चर पे। फ्यूरेनो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले तो हम ग्लूकोज बनाएंगे, फिर उसके बाद फ्यूरेनो स्ट्रक्चर बनाएंगे। ग्लूकोज में कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। सो 1 2 3 4 5 6। अगर आपको याद होगा, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज थी। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन एंड एल्डिहाइड ग्रुप। तो हमने 6 कार्बन बना लिए, एल्डिहाइड ग्रुप हमने बना लिया, तो फर्स्ट कार्बन पे आना चाहिए। देन आपका CH2OH होगा, ये हो गया आपका बेसिक। उसके बाद हमने ग्लूकोज के लिए क्या याद किया था? OH, H, OH, OH. So it is OH, H, OH, OH. अब हम क्या करते हैं, हम अपना कार्बोनिल कार्बन से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। अब अगर आपको याद होगा, पायरेनोज में 6 मेंबर की रिंग थी, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो हमने 1 से लेके 5 कार्बन ये लिए थे और इस बॉन्ड को ब्रेक करा था। बट सिंस हम फ्यूरेनोज रिंग बना रहे हैं जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, तो 4, और अब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इस बॉन्ड को ब्रेक करके क्या होगा, ये चला जाएगा बाहर OH माइनस, और इसके ऊपर रह जाएगा प्लस साइन। करेक्ट? सेम हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करा था, यहां हो गया था माइनस, यहां आ गया था हमारा प्लस साइन। फिर अब हमने इसको कैसे बैलेंसिंग करी थी, अगर आप लोगों को याद होगा, हमने क्या करा था, यहाँ पे कार्बन पे प्लस है और ये OH माइनस है, तो आपके इस प्लस के ऊपर OH माइनस आ जाएगा, तो इसका जो ये प्लस साइन है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दिस प्लस साइन इज न्यूट्रलाइज। तो ये हमारा प्लस साइन न्यूट्रलाइज हो गया। अब जब प्लस साइन भी न्यूट्रलाइज हो गया, तो ऑब्वियसली ये पार्ट आपका हट गया। तो अब क्या है सिनारियो हमारा? अब हमारा ये सिनारियो है जिसके अंदर इस कार्बन पे प्लस चार्ज है और इस O पे माइनस चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों अपना बॉन्ड बना लेंगे ताकि ये हमारा स्टेबल रहे। सो आइडियली क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हमारा, ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारा ब्रेक डाउन हो गया। तो ये हो गया हमारा फ्यूरान का स्ट्रक्चर हो गया, फ्यूरेनोज रिंग हो गई। अब इसी को, ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है, और जब मैं इसको साइकिल के फॉर्म में बना दूंगी, दैट वाज हैवर्थ प्रोजेक्शन। कैसे बनाया था हैवर्थ प्रोजेक्शन? सबसे पहले इस ऑक्सीजन को लेंगे, फिर आपके 1 2 3 4, तो 4 कार्बन होने चाहिए, तो ये हो गया आपके 4 कार्बन। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। अब फर्स्ट कार्बन के ऊपर एक है H, एक है OH।
अगर H लगेगा नीचे की साइड, अगर H लगेगा ऊपर की साइड और OH लगेगा नीचे की साइड, तो ये बन जाएगा अल्फा, अल्फा फॉर्म। ये था मेरा डी ग्लूकोज। अगर आपको याद हो व्हाट वाज एल, व्हाट वाज डी ग्लूकोज, सो इट वाज डी ग्लूकोज, क्योंकि सेकंड ये जो आपका कार्बन है इसके ऊपर OH राइट साइड पर है। तो ये बन गया अल्फा डी ग्लूको, और ये हमारी 5 कार्बन की रिंग है, so it is called as furanose. This is called as furanose. करेक्ट। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंड कार्बन, अब इसकी वैलेंसी तो पूरी करनी पड़ेगी ना। यहाँ OH है तो इधर H हो जाएगा, इधर H है तो इधर OH हो जाएगा, इधर हमारा OH था तो इधर H होगा, इधर हमारा OH है तो इधर हमारा H होगा। तो अब बना लेते हैं स्ट्रक्चर को। सेकेंड पे OH, H लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड वाला ऊपर मतलब H और नीचे OH। अगले पर जाओ, OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा। उसके अगले पर एक साइड पर है H और एक साइड पर है बड़ा सा स्ट्रक्चर। अब क्या बताया था, जो बड़ा स्ट्रक्चर है, बल्कि स्ट्रक्चर है, उसको ऊपर बनाएंगे। सो दैट मीन्स 4 के ऊपर इस जगह पर आ जाएगा H और ऊपर आ जाएगा आपका CHOH और साथ में CH2OH. So this is the structure of alpha D glucofuranose. I hope this concept is clear to everyone. अब देखो कॉन्सेप्ट समझ लिया ना हमने, सबके स्ट्रक्चर्स हमने याद कर लिए, बेसिक स्ट्रक्चर्स याद कर लिए, तो इनको बनाना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। सो दिस इज माय हैवर्थ प्रोजेक्शन। और अगर मैं यहीं पर क्या डिफरेंस करती, इस OH को ऊपर रखती, H को नीचे रखती, तो ये बन जाता बीटा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। तो अगर आप अब यहाँ देखोगे, ये देखो ये वही स्ट्रक्चर CH2OH CHOH और यहाँ पे OH इस तरीके से लगा दिया, तो उन्होंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, दोनों फॉर्म्स है हमारी। आई होप अब कोई भी आपको स्ट्रक्चर बोलेगा कि बना दो इसका फ्यूरेनोज पायरेनोज, तो आप बना सकते हो। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करके आओगे। हमें बनाना है फ्रक्टोज की पायरेनोज रिंग। अगर हम बनाते हैं फ्रक्टोज की पायरेनोज रिंग, तो फ्रक्टोज 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। फ्रक्टो इज अ कीटो शुगर, कीटो शुगर पे सेकंड पर आएगा O, और ग्लूकोफ्रक्टोज में क्या याद किया था, OH H OH OH, बट ऑलरेडी इसके सेकंड कार्बन पे कुछ आ गया, तो OH को छोड़ दो, H OH OH, और इनके अंदर भी हमारा CH2OH होगा और यहाँ पर भी हमारा CH2O होगा। अब यहाँ D OH इस साइड पर है, तो ये हो गया D फ्रक्टोज। दिस इज कॉल्ड एज डी फ्रक्टोज। अब अगर आप देखोगे अब अगर हम इसको बनाएंगे, हमारा कार्बन की वैलेंसीज वगैरह के साथ अब हम बनाएंगे, तो क्या होगा हमारा, अब आप देख सकते हो यहाँ पर सिमिलरली 1 2 3 4 5। अगर मुझे पायरेनोज बनाना है तो मुझे 5 कार्बन चाहिए रिंग के अंदर, तो हमारा ये वाला कार्बन भी जो है वो भी रिंग के अंदर जाएगा। तो अगर आप अब इसको ब्रेक डाउन करोगे, तो व्हाट यू कैन सी, इट इज इस साइड पे अगर हम बना देते हैं OH और HH, तो आपकी रिंग यहां से टूटेगी, फिर ये यहां से टूटेगा और आगे ये OH इधर लग जाएगा, OH हमारा यहाँ आ जाएगा और फिर हमारी ये रिंग इस तरीके से यहाँ पर बाइंड हो जाएगी। तो दिस इज योर होमवर्क, यू शुड ट्राई इट। एंड अगर किसी को नहीं समझ आता तो मुझे अगली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगी। बट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ चीजें समझने के लिए। अब यही अगर हम फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज रिंग बनाएंगे, अगर फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज रिंग बनाएंगे तो सेम उसी में बस हमें कार्बन उसमें 4 लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड O OH H OH OH CH2OH, यहाँ पर आएगा H, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा OH, ये है CH2OH। तो अब देखो फ्यूरेनोज रिंग बनानी है ना आपको फ्रक्टोज की, तो 1 2 3 4। अब आपको इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो
यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, इसको ब्रेक करके आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो एंड यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है राइबोस। जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे ना, वहां हम पढ़ेंगे कि हमारे डीएनए और आरएनए ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए is called as deoxyribonucleic acid and RNA is called as ribonucleic acid। तो उसके अंदर नाम है राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। तो इसका मतलब जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर मेरे शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। सो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होगा राइबोस, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगा डीऑक्सीराइबोस। तो अब हमें उसका स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना डीएनए आरएनए के अंदर, वो राइबोज होता है लेकिन फ्यूरेनोज होता है साथ में, पायरेनोज नहीं होता, उसमें फ्यूरेनोज होता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोफ्यूरेनोज होगा, आरएनए के अंदर राइबोस फ्यूरेनोज होगा। अब दोनों की एल फॉर्म है भाई या डी फॉर्म है, तो दोनों की डी फॉर्म होती है, डी राइबोफ्यूरेनोज। अब आगे आता है अल्फा है कि बीटा है, तो हमें याद रखना है उसके अंदर बीटा फॉर्म होती है। सो आई कैन से बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज is present in your RNA and beta deoxyribofuranose is present in your DNA। तो इनका स्ट्रक्चर्स हमें अगर आते होंगे तो हम न्यूक्लिक एसिड का भी स्ट्रक्चर आसानी से बना लेंगे। तो फटाफट मुझे बताओ राइबोस के लिए क्या था। राइबोस के लिए हमारी राइबोस वाज अ 5 कार्बन शुगर। सो 1 अगर हमें याद हो, इट वाज 1 2 3 4 5। राइबोस थी एल्डोस शुगर एंड राइबोलोस थी आपकी कीटोस शुगर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर सब में था OH 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 सारे। हमने 4 कार्बन 5 कार्बन जो भी पढ़े हैं उनमें सब में राइट साइड पे OH है और लेफ्ट साइड पे आपका H था। इस तरीके से हो गया। और एक यहाँ पे H है। अब यहाँ पर OH है, दैट मीन्स इट इज डी राइबोस। डी राइबोस बन गया। अब बनाते हैं डी राइबोफ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज में 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4। दैट मीन्स हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये जहां के OH माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ का प्लस साइन आ जाएगा। तो क्या होगा, ये वाला जो OH है वो जाके बाइंड करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर। करेक्ट, तो 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा O, इधर है OH OH और ये इस कार्बन से बाउंड हो जाएगा। ये आपका बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन एंड योर कार्बन का बॉन्ड। और यहाँ पर एक साइड पे H एक साइड पे OH और इधर बचा H बचा, यहाँ पर है H और ये है CH2OH। अब आप इसके स्ट्रक्चर को फ्यूरेनोज के अंदर कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे फ्यूरेनोज के अंदर कन्वर्ट, ऑक्सीजन बनाया, देन आपके 1 2 3 4 इस तरीके से बॉन्ड बने फर्स्ट के ऊपर। अब मैंने आपको बोला बीटा फॉर्म बनाना है। बीटा फॉर्म बनाना होगा तो OH को ऊपर रखूंगी, H को नीचे रखूंगी। अगले वाले में देखो H ऊपर OH नीचे, उसके अगले में भी H OH नीचे, यहाँ पर CH2OH ऊपर और यहाँ पे आपका H होगा नीचे। So I can call this it beta d-ribofuranose। राइबोफ्यूरेनोज। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। नाउ हमें ये भी समझना जरूरी है कि व्हाट वाज डीऑक्सीराइबोफ्यूरेनोज। जैसे हमने कहा डीएनए के अंदर डीऑक्सी है, डी मतलब निकाल दो, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन निकाल दो।
अब क्या निकालना है वो देखते हैं। डीऑक्सीराइबोज है तो पहले हमें राइबोज बनाना आना चाहिए, जो हमने यहाँ पे बनाया था। सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाते हैं। ऑक्सीजन बीटा फॉर्म थी तो OH ऊपर हाइड्रोजन नीचे। इन सब में OH नीचे था, हाइड्रोजन ऊपर था। OH नीचे था, हाइड्रोजन ऊपर था। और यहाँ था आपका हाइड्रोजन, यहाँ था आपका CH2OH। अब मुझे पता है कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड एज बीटा डी राइबो फ्यूरेनोज। अब सिंस आपको पता है कि ये है आपका फर्स्ट कार्बन, ये है आपका सेकंड कार्बन। अब सेकंड कार्बन में से अगर मैं ऑक्सीजन हटा दूंगी तो क्या ये बन जाएगा डीऑक्सी? तो इसे हम कहेंगे बीटा डी डीऑक्सी राइबो शुगर। So this is present in your DNA। तो अभी आपको DNA RNA का भी शुगर समझ आ गया। हमारा मकसद यहाँ पे चीजों को जल्दी जल्दी करना नहीं है। हमारा मकसद है कि हम चीजों को बेसिक से अगर पढ़ते हुए समझेंगे ना तो बहुत इजी रहेगा हमें, जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे कॉन्सेप्ट को समझना। लाइफ में अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो आपको कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई करने से पीछे हो ही नहीं सकते। तो हमेशा फोकस किया करो कॉन्सेप्ट समझने पर, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज ऑल अबाउट योर शुगर। मोनोसेक्राइड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने राइबोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज सबके ओपन रिंग स्ट्रक्चर भी पढ़े, सबके क्लोज रिंग स्ट्रक्चर भी पढ़े, सबका फिशर प्रोजेक्शन, हैवर्थ प्रोजेक्शन सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया। अब आगे डाइसेक्राइड में बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ये जो हमारी शुगर्स होती है ना, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दे कैन बी रिड्यूसिंग, दे कैन बी नॉन रिड्यूसिंग। व्हाट इज रिड्यूसिंग? यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत जरूरी है ये नीट के लिए। रिड्यूसिंग मतलब किसी और को रिड्यूस करना। अगर किसी और को रिड्यूस करेंगे तो वो खुद ब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो किसी और को रिड्यूस कर रहे हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अब व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? रिडक्शन, हमारे पास ऑक्सीजन का लॉस होगा या फिर गेन होगा हाइड्रोजन का, या फिर हमारा गेन होगा हाइड्रोजन का, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर होगा हमारा गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर होगा हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को हम कहते हैं, अगर इनमें से कुछ भी होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन, उसे हम कहते हैं रिडक्शन। और इसका ऑपोजिट जो होगा उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना, इलेक्ट्रॉन का जाना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इसको समझने के बाद चलते हैं व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जो किसी और को रिड्यूस करती हैं। किसी और को रिड्यूस करेंगी तो उन्हें खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तभी तो वो किसी और को रिड्यूस करेंगी। तो अगर खुद को ऑक्सीडाइज होना है तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, अगर मेरे पास OH है, OH एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन। आप देख सकते हो वो ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो अगर आपको याद है हमारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, किसी भी ग्लूकोज या किसी भी चीज का स्ट्रक्चर देखो, ये है मेरा OH, है ना। दिस इज माय फर्स्ट OH, जो मेरा पहले कार्बन पे OH है। अगर वो फ्री होता है तो वो CHO में कन्वर्ट हो सकता है, एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, CHO में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब वो किसी और को रिड्यूस कर रहा होगा। तो अगर मेरा एनुमेरिक कार्बन का OH फ्री है तो उस वाली शुगर को हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और आपको पता है मोनोसेक्राइड के अंदर तो
कुछ और अटैच ही नहीं है उनके आगे। जब कुछ और आगे अटैच ही नहीं है तो सबका पहला एनोमेरिक कार्बन तो फ्री है। So can I say all the monosaccharides are producing sugar? So all the monosaccharide has free anomeric carbon and OH of the monosaccharide get oxidized. वो oxidized होगा और इसमें हम कोई reagent डालेंगे जो reduce होगा और उस reagent reduce होने के बाद कलर आएगा, उससे पता चलेगा कि ये reagent reduce हुआ मतलब आपका शुगर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हम यूज करते हैं बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट। इसके अंदर आपके पास कपरिक आयन होता है जो कपरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो फेरिक होता है फेरस, कपरिक कपरस, फेरिक इज आयरन, ठीक है, और कपरस इज कॉपर। अब ये चीज याद रखना, इक और अस में से जो इक होता है ना वो प्लस ज्यादा होता है और अस कम होता है। तो ऐसे ही फेरिक के अंदर Fe+3 होता है और Fe+2 होता है। So Fe+3 is इक एंड +2 इज अस, फेरस। ऐसे कॉपर के अंदर +2 होता है और +1 होता है। +2 इज कपरिक एंड +2 इज कपरस, ये चीज याद रखना। तो क्या होगा, हमने ये कॉपर सल्फेट का फेरिन का सॉल्यूशन लिया। अब कॉपर सल्फेट कॉपर+2 की फॉर्म में है, इससे कन्वर्ट हो रहा है कॉपर+1, +2 से +1। +2 का मतलब है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और +1 का मतलब है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो कैन आई से कपरिक से कपरस होने में उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये हो गया आपका रिड्यूस और ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज। तो दिस इज द फिनोमिनन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। तो ये इस तरीके से रेड कलर का कपरस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए कि रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है फेलिंग और बेनेडिक्ट पे, और ये हमें बताते हैं टेस्ट कि रिड्यूसिंग शुगर है और नॉन रिड्यूसिंग है। अभी हमने मोनोसैकेराइड पढ़ा जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल है, वो सारे रिड्यूसिंग होंगे। अगली क्लास में हम डाइसैकेराइड पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे जिसका एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा वो रिड्यूसिंग होगा, जिसका एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। और एनोमेरिक याद करो क्या पढ़ाया था, जो आपका कार्बोनिल कार्बन होता है फ्री चेन में, फ्री वाला जो खुली हुई चेन होती है, ओपन चेन के अंदर जो आपका कार्बोनिल कार्बन होता है वो एक कायरल होता है। जब उसको रिंग में बनाते हैं तो कायरल बन जाता है, तो वो जो कार्बन है ना उसको एलोमेरिक कार्बन कहते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर पढ़ लिया, मोनोसेक्राइड पढ़ लिया, अब होता है डाइसेक्राइड। या डाइसेक्राइड पे आने से पहले एक बॉन्ड होता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर एक शुगर मॉलिक्यूल है और उसके साथ कोई और अल्कोहलिक ग्रुप अगर अटैच होता है, बाउंड होता है, अगर हम किसी अल्कोहल से उसको रिएक्ट कराते हैं, वो अल्कोहल आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। तो अगर इस एनोमेरिक कार्बन का और अल्कोहलिक ग्रुप का अगर आपका एक बॉन्ड जो बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। So when the anomeric carbon of sugar reacts with alcoholic group of another organic compound which may or may not be sugar, उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अभी जब हम कार्बोहाइड्रेट्स में डाइसेक्राइड्स के टॉपिक पर आएंगे तो वहां आप देखोगे दो मोनोसेक्राइड जुड़े हैं, इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन, साथ वाले का OH, दोनों चीजें हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कैसे बनता है अगर आप यहां देखो, ये आपका ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, यहां लगा हुआ था मेरा OH। अब इधर इस ये वाला एनोमेरिक है और ये कोई एक्स्ट्रा कार्बन है जिसके साथ OH लगा हुआ था, इसके पास भी OH, इसके पास भी OH, ये एनोमेरिक कार्बन वाला OH, ये भी OH। तो OH OH रिएक्ट करेंगे, इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा H2O। जब इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा H2O तो यहां सिर्फ एक ऑक्सीजन रह जाएगा। तो आप देखोगे ये एक दूसरे से बाउंड है,
with the help of oxygen, and this bond is called as glycosidic bond. बट एक डिस्क्लेमर, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो शुगर्स के बीच में हो ऐसा जरूरी नहीं है। दो शुगर के बीच में भी हो सकता है, या एक एनोमेरिक कार्बन वाला और दूसरा OH, ये दो चीजों के बीच में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। So this is the concept of glycosidic bond. एंड आज के लिए इतना बहुत है। अब हम थोड़े से PYQ डिस्कशन करते हैं। All monosaccharide give Benedict test? Yes, सारे के सारे मोनोसेक्राइड का एनोमेरिक कार्बन फ्री है तो बेनेडिक्ट टेस्ट देगा। All monosaccharide contain free aldehyde और कीटोन ग्रुप। फ्री उनका ग्रुप है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो बेनेडिक्ट टेस्ट देता है। इसका मतलब एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो, अब कॉन्सेप्ट समझ आते जाएंगे ना तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन, शुगर 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर रिंग क्या थी? फ्यूरेनोस। और उन 5 मेंबर में से 4 मेंबर थे कार्बन, 1 मेंबर था ऑक्सीजन, सो इट इज कॉल्ड एज फ्यूरेनोस। आप लोग जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप पॉज करा करो, अपना आंसर निकाला करो, फिर अपना चेक करा करो। अगला, नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन ग्लूकोज। कायरल क्या बताया था? ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है उसको बोलते हैं कायरल। करेक्ट? हम अपने पुराने स्ट्रक्चर पे ही चले जाते हैं, हमें इजीली याद आ जाएगा। अब देखो, ये ग्लूकोज था, इसमें ये कायरल नहीं है। दिस इज कायरल, दिस इज कायरल, दिस इज कायरल, दिस इज कायरल। यहां पर 2 H है तो ये कायरल नहीं है, मतलब देयर आर टोटल 4 कायरल सेंटर्स इन योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इन ग्लूकोज इज 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन पॉलीसेक्राइड इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड आर लिंक्ड बाय अ बॉन्ड। अभी बड़ा सिंगल सिंगल मोनोसेक्राइड कैसे जुड़े होते हैं? एक मोनोसेक्राइड का दूसरा आया, दूसरे के साथ तीसरा आया, तीसरे के साथ चौथा आया। दे आर ज्वाइंड यूजिंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो मोनोसेक्राइड में एक शुगर, उसमें कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा। डाइसेक्राइड में 2 शुगर, ट्राइसेक्राइड में 3 शुगर। वैसे ट्राई कुछ नहीं होता, ओलिगोसेक्राइड टर्म यूज होता है। तो 3 से 10 शुगर होंगी तो ओलिगोसेक्राइड कहते हैं, 10 से ज्यादा होंगी तो उसे पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो अगर डाइसेक्राइड के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो ऑब्वियसली पॉलीसेक्राइड के अंदर भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होगा। तो विद दिस हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डाइसेक्राइड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।